बहू के कारण सास को झेलना पड़ा इतना कुछ। भाई मैंने तो अपनी शादी से पहले ही सोच लिया था कि अगर अपनी माँ की टोका टाकी, यह मत करो, यह मत पहनो, ऐसे चलो, वैसे मत बोलो, वगैरह वगैरह सहन कर सकती हूँ तो सास की छीटाकशी भी चुपचाप सहन कर लूँगी। और मैंने जो सोचा था वह किया भी। सविता ने कहा, अब सास बनने से पहले भी मैंने फैसला कर लिया है कि जब मैं अपनी अनपढ़ नौकरानियों के नखरे झेलती हूँ, उनकी अजीब हरकतों को अनदेखी करती हूँ, तो अपनी पढ़ी लिखी बहू की छोटी मोटी गलतियों को भी अनदेखा किया करूँगी। फिर थोड़ा रुककर आगे कहा, कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक जैसा नहीं सोचते, कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाते हैं। तो फिर भला सास बहू के रिश्ते में समझौते की गुंजाइश क्यों नहीं है? सौरभ की शादी कर लो, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा, उसकी सहेली नीलिमा बोली। हाँ सविता, सौरभ की शादी के बाद देखेंगे क्या कहती हो। किट्टी पार्टी में आई अन्य महिलाएं चहकी। वही कहूँगी जो आज कह रही हूँ। सविता के स्वर में आत्मविश्वास था। सौरभ और दिव्या की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के 2 वर्षों बाद भी किसी को सविता या दिव्या से एक दूसरे की शिकायत सुनने को नहीं मिली। दोनों के संबंध वाकई में सबके लिए मिसाल बन गए। चालाक औरतों के हाथी की तरह खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। नीलिमा ने एक दिन मुंह बिचकाकर उषा से कहा, बाहर तो बहू से बेटी या सहेली वाला व्यवहार और घर में कुछ अलग ही। यही सब कुछ सविता भी करती होगी अपनी बहू के साथ। मुझे भी यही शक था नीलिमा। सो एक रोज जब मेरी जमादारनी नहीं आई तो मैंने सविता की जमादारनी को बुला लिया और फिर उसे फुसलाकर कुरेद कुरेद कर सविता और दिव्या के संबंध के बारे में पूछा। उषा ने बताया, अच्छा फिर क्या पता चला? सभी महिलाओं ने एक साथ पूछा। वही सब कुछ जो हमें पहले से मालूम था, बल्कि उसे और पुख्ता कर दिया। उषा ने सांस लेकर कहा, यह नहीं है कि सविता दिव्या को डांटती नहीं है या दिव्या पलटकर जवाब नहीं देती। दोनों में मतभेद भी होते हैं, मगर पल भर के लिए। दोनों उसका इशू नहीं बनाती और तूल नहीं देती। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। दिव्या के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन सास बहू के संबंध वैसे ही मधुर बने रहे। अचानक दिव्या का नर्वस ब्रेकडाउन होने की खबर सुनकर सब चौंक पड़े। सबसे ज़्यादा हैरान परेशान सविता थी। दिव्या को क्या टेंशन हो सकती है भला? पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चों की परवरिश भी अपने ढंग से ठीक कर रही है, बच्चे भी सुशील और होनहार हैं। बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सविता और उसके पति गौरव पर डालकर दिव्या और सौरभ फ्री होकर घूमते फिरते हैं। सौरभ भी जान छिड़कता है दिव्या पर। सविता चौंक पड़ी। पति का पत्नी पर अधिक आसक्त होना, जरूरत से ज़्यादा कामेच्छा भी तो पत्नी के तनाव का कारण हो सकती है। सब शर्म लिहाज छोड़कर सविता ने सौरभ से जवाब तलब किया। ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमारे यौन संबंध बिल्कुल सामान्य हैं। मैंने दिव्या के साथ कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जिसे लेकर वह तनावग्रस्त हो। सौरभ ने आश्वासन दिया। तो फिर इस तनाव की वजह क्या है? सविता ने जिरह की। जिसकी वजह से दिव्या का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अप्रत्यक्ष या वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है। सौरभ हंसा। लेकिन अगर किसी अप्रत्यक्ष डर या भविष्य को लेकर कोई तनाव पाल ले तो इसे तो उसी के दिमाग का दोष कहा जाएगा। एकदम गलत। सविता भड़क उठी। दिव्या तुमसे कहीं ज़्यादा संतुलित है, तो फिर आप खुद ही उससे उसके तनाव की वजह पूछ लो माँ, और अगर आपके पास उसका हल हो तो सुझा भी दो। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। दिव्या की समस्या कुछ ऐसी ही है। मानो तुझे समस्या मालूम है? हाँ, समस्या की जड़ ही मैं हूँ। सौरभ ने हंसते हुए बात काटी। मगर मैं अपने को उजाड़कर फेंकने वाला नहीं हूँ। फिर भी आप दिव्या से तो बात कर ही लो, और बेहतर रहे कि आज ही, क्योंकि अभी तो इलाज चल ही रहा है। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर तो आता ही है, वह संभाल लेगा। सविता की बेटे की बातें अटपटी सी लगी, लेकिन समस्या गंभीर थी। सो उसने दिव्या से पूछने का फैसला किया। आजकल जो माहौल है माँ, उसमें जब तक बच्चे स्कूल से ना आ जाएं, घर के मर्द काम पर से ना लौट आए, तब तक सभी को घबराहट रहती है। दिव्या ने कहकर टालना चाहा।
मगर सभी का तो रोज़मर्रा की चिंताओं को लेकर नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता। सविता तुनक कर बोली। देख दिव्या, अगर तू नहीं चाहती कि तेरे बारे में सोच सोच कर मैं भी तेरी तरह बीमार पड़ जाऊं और घर व बच्चे परेशान हो जाए, तो मुझे तुझे अपने टेंशन की वजह बतानी ही पड़ेगी। पहले तो कुछ देर दिव्या चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, आप जिद कर रही हैं माँ जी, इसलिए बताना पड़ रहा है। मेरे टेंशन की वजह आप हैं माँ। सविता के सिर पर जैसे किसी ने बम विस्फोट कर दिया। मेरी वजह से भी किसी को टेंशन हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। खैर, मेरी वजह से कोई परेशान हो यह तो मुझे कतई गवारा नहीं है। मैं अभी इन्हें फ़ोन करके नीति बाग वाली कोठी खाली करवाने को कहती हूँ। किराएदार के जाते ही हम दोनों वहाँ रहने चले जाएंगे। सविता ने उठते हुए कहा। रुकिए माँ, मैंने आपसे कहीं जाने के लिए नहीं कहा और ना ही मैं आपको कभी कहीं जाने दूंगी। बात मेरी टेंशन की हो रही है और वह आपके कहीं भी रहने या ना रहने से कम नहीं होगी। दिव्या ने असहाय भाव से कहा। क्यों नहीं होगी? जब उसकी वजह ही हटा दी जाएगी तो? उसकी वजह नहीं हटाई जा सकती माँ, दिव्या ने बात काटी। मुझे उसके साथ ही जीना है। बेहतर रहे दिव्या, तू यह सब छोड़कर अपनी परेशानी की वजह मुझे साफ साफ बता दे, सविता ने कड़े स्वर में कहा। परेशानी की वजह है पापा के रतिका के साथ विवाहेतर संबंध। पर आपका चुप रहना या यह कहिए रतिका को स्वीकार कर लेना, सविता को जैसे किसी ने करंट छुआ दिया। यह भी खूब रही, जब इनके और रतिका के रिश्ते को लेकर कभी मुझे जवानी में कोई तनाव नहीं हुआ तो तुझे क्यों हो रहा है? सविता ने हाथ नचाकर पूछा। महज इसलिए माँ कि आप कभी इन रिश्तों को लेकर परेशान नहीं हुई। आपने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। आपने अपने पति को चुपचाप एक अन्य स्त्री के साथ बांट लिया। माना कि आप झगड़ा करके खानदान की इज्जत नहीं उछालना चाहती थी या सौरभ को टूटे परिवार का बच्चा कहलवाना नहीं चाहती थी, और आपकी इस समझदारी और त्याग ने आपको ससुराल में महान बना दिया। लेकिन क्या? सविता ने आवेग में पूछा। उस सब से तुझे क्या फ़र्क पड़ा? तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? मुझे ही तो फ़र्क पड़ा है माँ। जिन्हें आप गड़े मुर्दे समझ रही हैं उनके साए मेरी ज़िंदगी पर छाए हुए हैं और हमेशा छाए रहेंगे, दिव्या ने गहरी सांस लेकर कहा। शादी से पहले ही सौरभ ने मुझे पापा और रतिका के संबंध के बारे में बता दिया था। आपकी सहनशीलता और त्याग को सराहते हुए कहा था कि उसके जीवन में आदर्श महिला सिर्फ उसकी माँ है और उन्हीं के सभी गुण वह अपनी बीवी में भी देखना चाहेगा। उस समय तो प्यार के जवार में मैंने भी हामी भर दी थी, लेकिन मैं भी आपके पदचिन्हों पर चलूँगी, मगर अब लगने लगा है कि यह तो असंभव है। क्या असंभव है? आप जैसा बनना या आपके पदचिन्हों पर चलना। अरे छोड़ बेटी, तू मुझसे कहीं अच्छी गृहिणी, पत्नी और माँ है, सविता सराहना के स्वर में बोली। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ, सवाल है मेरे सहनशील होने का, जो मैं कभी हो ही नहीं सकती, और ना आपकी तरह अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती हूँ। सविता बुरी तरह से चौंक पड़ी। नहीं, सौरभ का किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं हो सकता। दूसरी औरत के साथ फंसे लोग खुलेआम शाम घर आकर बच्चों के साथ नहीं खेला करते, सविता कुछ सोचते हुए बोली। और सौरभ बिना नागा बच्चों के सोने से पहले घर आता है। खैर यह बता, यह दूसरी औरत वाली बात तेरे दिमाग में आई कहाँ से? पिछले हफ्ते छोटी चाची के पोते के मुंडन पर यह सब चचेरे फुफेरे भाई बहनोई बैठे अपनी सफलता और कमाई की बातें कर रहे थे। सुनील भैया ने कहा कि वे और सौरभ तो अब इतना कमा रहे हैं कि चाहें तो एक गृहस्थी और भी बसा ले। इस पर सौरभ बोला, और हमारे पास तो एक्स्ट्रा बीवी रखने का लाइसेंस भी है। बीवियों के ऐतराज करने की परंपरा तो हमारे खानदान में है ही नहीं। मानती हूँ माँ, ये सब मजाक में कही गई बातें थी, लेकिन मजाक को हकीकत बदलने में क्या देर लगती है? सौरभ सफल, आकर्षक और दिलचस्प व्यक्ति है। उस पर तो हर आयु में औरतें कुर्बान होती रहेंगी। कैसे बांधूंगी मैं उसे? देश विदेश में घूमता है, कहीं भी कभी भी फिसल सकता है। परिवार के धिक्कार या लोग क्या कहेंगे का तो डर उसे है ही नहीं। आप क्यों चुप हो हैं माँ? क्यों नहीं खदेड़ा रतिका को अपनी ज़िंदगी से बाहर?
क्यों नहीं अपना संपूर्ण हक जताया अपने पति पर? क्यों बनी त्याग की मूरत? और क्यों की एक गलत परंपरा आदर्श के नाम पर स्थापित इस परिवार में? यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, रिश्ते की मेरी सभी देवरानी जेठानियों का भी है माँ। दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। क्यों दिया आपने हम सबको जीवन भर का यह दर्द? क्या हमारी पीढ़ी के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं था माँ? सविता हस्तप्रभ सी देखती रही। उसके पास ना तो दिव्या के सवालों के जवाब थे और ना ही उसके तनाव का कोई इलाज। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।